प्यारे विद्यार्थियों, हम आज प्रणोदित या चालित आवर्ती दोलक के आयाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे ये पहले अपना जो टॉपिक चल रहा है, ये चालित आवर्ती दोलन जो है मेरे पास डायमंड हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसका चल रहा है। उसमें मैंने सबसे पहले कहा था कि इस चालित आवर्ती दोलन में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं कि चालित आवर्ती दोलन में तीन तरह के फोर्स कार्य करते हैं। पहला फोर्स कार्य करता है प्रत्यानयन बल, जिसके अंदर F r इक्वल टू माइनस का kx होता है, तथा दूसरा बल जो बल कार्य किया था वो F d इक्वल टू माइनस का लैम्डा dx अपॉन dt होता है, तथा तीसरा फोर्स आया था वो आता है बाह्य प्रत्यावर्ती बल जो F इक्वल टू F0 sin ओमेगा t आता है। इन दोनों फोर्सों को मैंने इस समीकरण में यूज किया। F इक्वल टू F r प्लस में मेरे पास जो समीकरण प्राप्त है F t प्लस में F e, इस समीकरण नंबर 4 में तीनों फोर्स को यूज करते हुए मेरे पास जो दोनों का अवकल जो समीकरण प्राप्त होगा वो समीकरण नंबर 5 प्राप्त होता है। इस समीकरण नंबर 5 में मैंने सबसे पहले माना कि x बराबर है 0 sin ओमेगा t माइनस 5 होता है। इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास जो समीकरण प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है कि ये प्राप्त होता है समीकरण नंबर 13। ये इस स्टेडी स्टेट प्रणोदित दोलक की स्थायी अवस्था का विस्थापन का समीकरण है। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका प्रणोदित दोलक का आयाम है, तथा ये मेरे पास प्रणोदित दोलक की कला है। तो प्रणोदित दोलक का आयाम और प्रणोदित दोलक की कला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्रणोदित दोलक का जो आयाम है उसकी वैल्यू है ये, इसमें तीन तरह की कंडीशंस मैंने अप्लाई की थी आयाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था प्रणोदित दोलक के आयाम के लिए कि जब ओमेगा बराबर ओमेगा 0 हो तो अनअटेम्प्ड केस हो गया। जब ओमेगा बराबर ओमेगा 0 होगा तो वो क्या होगा, क्रिटिकल केस होगा। जो ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 हो तो वो हाई एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से, इसी प्रकार से मेरे पास इसकी बात की थी पेंगल की बात। अब यहाँ पे मैं आयाम की बात करूंगा तो आयाम के लिए भी तीन चीजें प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं आज पढ़ना चाहता हूँ कि प्रणोदित दोलक का जो आयाम होता है वो क्या होता है। प्रणोदित दोलक का जो आयाम निकाला मैंने समीकरण नंबर 13 से या 12 से, वो निकला कि x0 इज इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। ये आता है प्रणोदित दोलक का आयाम। अब इस प्रणोदित दोलक के आयाम में सबसे पहले मैंने माना कि जब ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 होता है, क्या होता है, ओमेगा लेस देन ओमेगा 0, तो इसे मैं क्या कहूंगा, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहूंगा। लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यून चालित आवृत्ति। ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 का मतलब न्यून चालित आवृत्ति। तो ओमेगा 0 ज्यादा है, ओमेगा का मान कम है, इसलिए x0 का मान जो मेरे पास प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। तो x0 लगभग प्राप्त हो जाएगा f0 अपॉन में ओमेगा 0 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो x0 की वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई mf0 अपॉन में m ओमेगा 0 स्क्वायर। तो mf0 का मतलब हो गया कैपिटल F0 तथा m ओमेगा 0 स्क्वायर का मतलब हो गया k। सो x0 का अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो गया f0 अपॉन में k के बराबर। तो क्योंकि मेरे पास जो समीकरण आया था f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर, इसके अंदर मैंने दोनों तरफ, इस समीकरण में दोनों तरफ ऊपर और नीचे मतलब m अपॉन m किया तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वापस ये समीकरण है जो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ mf0 अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर। तो पीछे से हम पढ़ चुके हैं कि mf0 का मतलब होता है कैपिटल F0 और m ओमेगा 0 स्क्वायर का मतलब होता है k। इसलिए मेरे पास इस केस में इसमें प्रणोदित दोलक के आयाम के जो मेरे पास न्यून चालित आवृत्ति का मतलब ओमेगा 0 जो प्राप्त हुई उससे दोलन करना शुरू कर देता है। जो दोलक है तो मैंने बताया था कि ओमेगा से दोलन करता है। तो उस केस में मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई न्यून चरावर्ती की स्थिति में दोलक का जो आयाम है वो आरोपित बल के आयाम, तो आरोपित जो बल का जो आयाम है वो क्या है f0 तथा बल नियतांक क्या है मेरे पास k। तो इसलिए x0 f0 अपॉन में k प्राप्त हो गया। अब क्रांतिक चालित आवर्ती में क्या होता है, क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में होता है कि ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर रख देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर। तो समीकरण नंबर 14 के अंदर ओमेगा बराबर ओमेगा 0 रखूंगा तो x0 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी f0 अपॉन में 2r ओमेगा प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 14
समीकरण नंबर 14 में मेरे पास जो सेकंड कंडीशन आई, सेकंड कंडीशन क्या थी? क्रिटिकल केस। क्रिटिकल केस में क्या किया मैंने? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 रखा। इस केस में देखो कि ओमेगा बराबर मैं ओमेगा 0 रखूंगा तो ये बोलते क्या हो गई? 0 हो गई। तो मेरे पास बच गया f0 अपॉन में 4r² ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। सो 2r ओमेगा भी मैं कह सकता हूँ, 2r ओमेगा कहूंगा। तो इसलिए मेरे पास जो x0 की वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी f0 अपॉन में 2r ओमेगा। अब इस समीकरण के अंदर मास को केवल स्मॉल m को ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्राप्त हो गया, ये तो हो गया mf0 अपॉन 2mr ओमेगा प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गया mf0 का मतलब हो गया कैपिटल F0, ठीक है। और 2mr ओमेगा को मैं कह सकता हूँ, 2mr को मैंने क्या कह दिया? लैम्डा ओमेगा 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो तो क्या किया मैंने? ओमेगा बराबर तो ओमेगा 0 रख दिया, मतलब 2mr का मतलब क्या हो गया? वो हो गया लैम्डा हो गया। इसलिए समीकरण नंबर 6 को हम देखें तो उसमें ये चीजें लिख ली गई। इसलिए समीकरण नंबर मेरे पास x0 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी कैपिटल F0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0। तो समीकरण 19 से स्पष्ट ये होता है, स्वाभाविक आवर्ती से दोलन करने पर दोलक का जो आयाम है वो अवमंदन बल पर निर्भर करता है। तो अवमंदन बल कौन सा हो गया? अवमंदन जो बल जैसा हो गया वो क्या हो गया? लैम्डा। तो लैम्डा के ऊपर निर्भर करता है। इसके मान में वृद्धि करने पर दोलक का आयाम क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि x0 का मान है जो 1 अपॉन लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होता है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अवमंदन बल का मान में वृद्धि करने पर, लैम्डा के मान में वृद्धि करने पर इसका मान क्या होता है? दोलक का आयाम कम होता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही स्थितियों में, कौन सी स्थिति? पहली स्थिति कौन सी? ये वाली फर्स्ट की स्थिति, न्यून चालित आवर्ती मतलब ओमेगा लेस देन ओमेगा 0। द सेकंड स्थिति मेरे पास कौन सी है? ओमेगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओमेगा 0। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों को जो डिवाइडेशन करूंगा मैं, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 तथा ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 दोनों का जो एम्पलीट्यूड आता है उन दोनों को मुझे डिवाइड करूंगा। तो समीकरण नंबर 18 से ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 तथा समीकरण 19 से ओमेगा बराबर ओमेगा 0 हो तो दोनों का जो अनुपात, आयाम का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? f0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 इनटू k अपॉन में f0 होगा। तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कि f0 से f0 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो प्राप्त होगी k अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 प्राप्त हो गई, k अपॉन में लैम्डा ओमेगा 0 प्राप्त हो गई। और लैम्डा ओमेगा 0 के लिए मैंने क्या कह दिया? k का मतलब होता है m ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन में लैम्डा ओमेगा 0। तो ओमेगा 0 से ओमेगा 0 कैंसिल हो गया तो ये तो बच गया ओमेगा 0 तथा m अपॉन लैम्डा का मतलब होता है टाउ। तो ये प्राप्त हो गया ओमेगा 0 टाउ। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इस समीकरण नंबर 18 समीकरण 19 से दोनों को जो आयाम प्राप्त होता है वो का अनुपात प्राप्त होगा वो क्या होगा कि x0 when जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 एंड x0 when ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? क्वालिटी फैक्टर 2 के बराबर प्राप्त होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 20। तो इक्वेशन नंबर 20 के अंदर मैं निकालूंगा कि जब दोनों का आयाम जो है, दोनों का जो आयाम है उन दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वो कहलाएगा मेरे पास विशेषता गुणांक। तो इसमें क्या कहूंगा एक तरीके से समीकरण नंबर 20 से स्पष्ट है कि विशेषता गुणांक Q आयाम को नियंत्रण में रखता है। तो क्वालिटी फैक्टर जो मेरे पास प्राप्त हो गया, क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू वो क्या करता है? इसको नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो दो स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति में निकालूंगा अधिकतम आयाम या आयाम उन्माद की स्थिति। अर्थात इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि जब ओमेगा का मान, इस केस में क्या होगा? ओमेगा का मान है जो ग्रेटर देन ओमेगा 0, जिसे मैं क्या कहूंगा? अतिचालित आवर्ती। अतिचालित आवर्ती तीसरी वैल्यू अतिचालित आवर्ती निकालूंगा। तो अतिचालित आवर्ती के लिए मैंने क्या किया? अतिचालित आवर्ती के अंदर क्या करूंगा कि ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में x0 का मान क्या प्राप्त होगा? f0 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा, है ना। अतः इस स्थिति में जो जब दोलक की स्वाभाविक जो आवृत्ति है ना, की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, दोलक का आयाम आवृत्ति ओमेगा से दोलन करना के वर्ग के व्युत्क्रम प्राप्त होता है। अतः दोलक के प्रणोदित आवर्ती जो होती है
उसके अनुक्रिया घटती जाती है। तो इससे मेरे पास ये तीनों स्थितियां प्राप्त हो गई और तीनों स्थितियों को अपन बता सकते हैं। तो आज मैंने ये चीजें पढ़ी कि प्रणोदित दोलक का जो आयाम होता है वो क्या होता है। तो तीन कंडीशंस ली, जब ओमेगा 0 का मान बहुत कम होता है और ओमेगा 0 को बहुत अधिक होता है और ओमेगा का मान कम होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास प्राप्त होगा, तथा जब ओमेगा बराबर ओमेगा 0 तो क्या होगा, और जब ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 तो क्या कंडीशंस प्राप्त होगी। तीनों कंडीशंस प्राप्त होंगी। तो पहली वाली कंडीशन से मैंने निकाला कि f0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 हो गया। दूसरी कंडीशन से मैंने निकाला जब ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 है, उस कंडीशन से मेरे पास प्राप्त हो गया क्या, पहले वाले से तो f0 अपॉन k प्राप्त होगा, दूसरी वाले से प्राप्त हो गया f0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 प्राप्त हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगी, और दोनों का जो रेशियो का जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा। इसे मैं क्या कहूंगा, विस्थापन गुणांक कहलाऊंगा। तीसरी स्थिति जो प्राप्त होगी वो दोलक के ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रणोदित दोलक का आयाम। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति क्या होती है। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो निकालेंगे, है ना, और उसके अनुनाद की जो स्थिति है, रेजोनेंस की स्थिति है, वो हम प्राप्त करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।